नमस्कार दोस्तों, थिंक आइज में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना चक्र समसामयिक की करंट अफेयर्स दृष्टि 2023 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें एक साल के करंट अफेयर्स है। साथ ही साथ यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सीजीपीएससी, यूकेपीएससी, आरएएस, ईपीएफओ, ईपीएफसी तथा अन्य स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। हमारा आज का टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन का 27वां सत्र COP27 6 से 20 नवंबर 2022 के मध्य शर्म अल शेख मिस्र यानी इजिप्ट में आयोजित किया गया। उल्लेखनीय कि COP26 का आयोजन 2021 में ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। COP27 में भारत के लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट LIFE लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है, की विषय वस्तु का पवेलियन स्थापित किया गया। तो LIFE का पवेलियन कहाँ पर बनाया गया? COP27 में। प्रधानमंत्री मोदी का ये मूल मंत्र है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ को लॉन्च किया था। उल्लेखनीय कि नवंबर 2021 में COP26 में प्रधानमंत्री ने लाइफ की अवधारणा प्रस्तुत की थी। वस्तुतः मिशन लाइफ भारत के नेतृत्व में एक वैश्विक जन आंदोलन है जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्रवाई को प्रेरित करेगा। उल्लेखनीय कि मिशन लाइफ की अवधि 2022 से 2028 तक है। इस मिशन में व्यक्ति एवं समुदायों को एक ऐसे जीवन स्तर को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा जो प्रकृति के अनुकूल हो और उससे नुकसान ना पहुंचाए। तो ऐसी चीज़ों को इसमें अपनाया जाएगा जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो और इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाए। तो कैसा क्लीन एंड फ्री इन्वायरमेंट सबको मिले, ऐसे जीवन स्तर को अपनाने वाले लोगों को प्रो प्लैनेट पीपल के रूप में मान्यता दी जाएगी। COP27 के समापन पर शर्म अल शेख कार्यान्वयन योजना इम्प्लीमेंटेशन प्लान को अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया। COP27 के दौरान क्षति एवं नुकसान, जिसको लॉस एंड डैमेज कहते हैं, इसे निपटने हेतु एक कोष यानी फंड की स्थापना का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। यह कोष जलवायु संबंधी आपदाओं से सर्वाधिक प्रभावित सुभेद्य देशों वल्नरेबल कंट्रीज को क्षति एवं नुकसान की भरपाई हेतु धन उपलब्ध कराएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा $3.1 बिलियन की एक योजना की घोषणा की गई, जो अगले 5 वर्षों के अंदर पूर्व चेतावनी प्रणालियों अर्ली वार्निंग सिस्टम्स द्वारा पृथ्वी पर सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इस सम्मेलन के 27 वर्षों के इतिहास में पहली बार कृषि की विषय वस्तु पर एक पूरा दिन समर्पित किया गया है। इस सम्मेलन के दौरान सतत रूपांतरण हेतु खाद्य एवं कृषि फूड एंड एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन नामक पहल को लॉन्च किया गया। यह एक पहल है जो वर्ष 2030 तक कृषि एवं खाद्य प्रणालियों को रूपांतरित करने के लिए जलवायु वित्त क्लाइमेट फाइनेंस की मात्रा एवं गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित है। उल्लेखनीय कि COP28 का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के मध्य दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात UAE में प्रस्तावित है। 22वां SCO शिखर सम्मेलन 16 सितंबर 2022 को शंघाई सहयोग संगठन SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद हेड्स ऑफ द स्टेट काउंसिल की 22वीं बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई। इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सम्मेलन के उपरांत समरकंद घोषणा पत्र समरकंद डिक्लेरेशन जारी किया गया। सम्मेलन के दौरान ईरान को SCO की स्थायी सदस्यता का दर्जा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्धता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही बेलारूस को SCO के सदस्य का दर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया को आरंभ करने का निर्णय भी लिया गया। मालदीव को शंघाई सहयोग संगठन के संवाद भागीदार डायलॉग पार्टनर का दर्जा प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया। बहरीन, कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात और म्यांमार को भी SCO के संवाद भागीदार का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मिस्र, सऊदी अरब और कतर को SCO संवाद भागीदार का दर्जा प्रदान करने हेतु ज्ञापन भी हस्ताक्षरित हुआ। शंघाई सहयोग संगठन के सचिवालय सेक्रेटरीट तथा यूनेस्को के मध्य वर्ष 2023 से 2027 की अवधि हेतु एक ज्ञापन भी हस्ताक्षरित हुआ। वाराणसी भारत में है, तो वाराणसी को वर्ष 2022-23 में शंघाई सहयोग संगठन की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया। SCO की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी नामित होने वाला वाराणसी पहला शहर है। वाराणसी को यह दर्जा प्रदान किए जाने के फलस्वरूप भारत और SCO के सदस्य देशों के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक एवं मानवीय आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा।
वर्तमान में भारत एससीओ राष्ट्राध्यक्षों की परिषद का अध्यक्ष है। यह प्रथम अवसर है जब भारत एससीओ का अध्यक्ष बना। भारत सितंबर 2022 से अगले एक वर्ष की अवधि के लिए एससीओ का अध्यक्ष है। भारत द्वारा एससीओ की अध्यक्षता का केंद्रीय विषय यानी थीम है टूवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। टूवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। सिक्योर का जो फुल फॉर्म है, पूर्ण रूप है, इस प्रकार है: एस फॉर सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, ई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी फॉर कनेक्टिविटी इन द रीजन, U for unity, R for respect for sovereignty and territorial integrity, E for environment protection। उल्लेखनीय के 23वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में भारत में प्रस्तावित है। ज्ञातव्य कि भारत की मेज़बानी में 17 से 18 मार्च 2023 को वाराणसी में एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ। एससीओ की बात कर लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन एससीओ एक 8 सदस्यीय बहुपक्षीय मल्टीलैटरल संगठन है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को संघाई यानी चाइना में हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? बीजिंग में है। एससीओ के 8 सदस्य राष्ट्र कौन से? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में तुर्कमेनिस्तान को छोड़ कर के बाकी चारों हैं, और चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, रशिया, ये 4 कंट्री और हैं। पूर्ण सदस्यता ग्रहण करने के इच्छुक एससीओ के 4 पर्यवेक्षक राष्ट्र ऑब्जर्वर स्टेट अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान तथा मंगोलिया हैं। एससीओ के 6 संवाद भागीदार डायलॉग पार्टनर्स आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की हैं। भारत को वर्ष 2005 में एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया था, जबकि 2017 में अस्ताना यानी कजाकिस्तान में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में से पूर्ण सदस्यता फुल मेंबरशिप का दर्जा प्रदान किया गया भारत को। बात करते हैं पहला I2U2 शिखर सम्मेलन। I फॉर इंडिया, I फॉर इजराइल, U फॉर UAE, U फॉर USA। I2U2 शिखर सम्मेलन 14 जुलाई 2022 को I2U2 समूह के शासनाध्यक्षों का पहला शिखर सम्मेलन आभासी माध्यम वर्चुअल मीडियम से आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री यायार लापिड, UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और USA के राष्ट्रपति जो बिडेन शामिल हुए। प्रथम I2U2 शिखर सम्मेलन खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित रहा। भारत के संदर्भ में 2 प्रमुख संयुक्त परियोजनाओं की घोषणा की गई है। भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की श्रृंखला सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड फूड पार्क अक्रॉस इंडिया, हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, इन दोनों की घोषणा की गई है। एक और चीज़ भारत कर रहा है, भारत अब पूरे गल्फ रीजन में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा ताकि इंडिया से यूरोप को कनेक्ट किया जा सके वाया रेल। और जहाँ तक ये भी बात चल रही है कि फ्यूचर में इंडिया और UAE के मध्य रैपिड फास्ट रेल बनेगी जो समुद्र के अंदर से होकर के जाएगी। ये बुलेट ट्रेन हो सकती है या कोई और ट्रेन, जैसे वंदे भारत चलती भारत में, तो ऐसी रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर हो सकता है। UAE ने भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की श्रृंखला विकसित करने हेतु भारत में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। विदित हो कि UAE वर्ष 2023 में UNFCCC COP28 का मेज़बान देश होगा, तो इसकी ये मेज़बानी करेगा COP28 की। I2U2 समूह ने गुजरात के द्वारिका में हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का समर्थन करने की घोषणा की। इस परियोजना में 300 मेगावाट पवन और सौर क्षमता, विंड एंड सोलर कैपेसिटी शामिल है। इस अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु अमेरिकी ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी USTDA ने पहले ही व्यवहार्यता अध्ययन फिजिबिलिटी स्टडी के लिए लगभग 330 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण किया है। यह परियोजना भारत के वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य पर योगदान देगी। I2U2 समूह की बात कर लेते हैं। I2U2 समूह में 4 देश हैं। यहाँ I2 से अभिप्राय इंडिया और इजराइल से है। U2 से अभिप्राय USA और UAE से है। 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित उपर्युक्त 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान इस समूह की परिकल्पना की गई थी। चूँकि I2U2 समूह पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया को अमेरिका से जोड़ता है, अतः इस समूह में शामिल प्रत्येक देश एक दूसरे से लाभान्वित होंगे। 48वां G7 शिखर सम्मेलन की बात कर लेते हैं। 26 से 28 जून 2022 के मध्य 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। G7 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता जर्मनी ने की। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन स्लास एलमाऊ
बावेरियन आल्प्स जर्मनी में संपन्न हुआ। तो आल्प्स पर्वत है वहाँ पर, तो उन्हीं के आसपास ये संपन्न हुआ है। वर्ष 2022 में यह 7वां अवसर था जब जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके पूर्व 1978, 1985, 1992, 1999, 2007, 2015 में जर्मनी G7 शिखर सम्मेलन आयोजित कर चुका है। G7 शिखर सम्मेलन 2022 में G7 सदस्यों यथा जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, जापान, कनाडा, अमेरिका और यूरोपीय संघ के नेताओं ने भाग लिया। तो बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ज़्यादातर इसी में आती हैं, और साथ में EU को भी आप ले लीजिए, यूरोपियन यूनियन को। इसके अतिरिक्त जर्मनी द्वारा आमंत्रित अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका, यूक्रेन ने भी ये भी जो देश थे इन्होंने पार्टनर्स कंट्रीज़ के रूप में भाग लिया, भागीदार देशों के रूप में। फिर G7 शिखर सम्मेलन 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व PM मोदी ने किया। उल्लेखनीय है कि जर्मनी द्वारा G7 की अध्यक्षता प्रोग्रेस टूवर्ड्स एन इक्विटेबल वर्ल्ड के केंद्रीय विषय पर आधारित थी। ये थीम थी इसकी। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जलवायु संकट की वैश्विक प्रतिक्रिया ग्लोबल रिस्पांस के रूप में खुला एवं सहयोगी ओपन एंड कोऑपरेटिव क्लाइमेट क्लब स्थापित करने पर सहमति बनी। उल्लेखनीय कि G7 देशों द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से मई 2022 में खाद्य संकट फूड क्राइसिस की प्रतिक्रिया स्वरूप ग्लोबल अलायंस फॉर फूड सिक्योरिटी की स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 2023 से जापान G7 का अध्यक्ष है। 49th G7 शिखर सम्मेलन 2023 हिरोशिमा जापान में 19 से 21 मई 2023 के मध्य आयोजित होगा। तो हिरोशिमा, नागासाकी ये ऐसी दो जगह है जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे अमेरिका ने 1945 में, 6 अगस्त और 9 अगस्त में। 6 अगस्त में हिरोशिमा, 9 अगस्त नागासाकी, लिटिल बॉय एंड फैट मैन। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन की बात कर लेते हैं। नेपाल राष्ट्रपति चुनाव 2023 13 मार्च 2023 को नेपाली कांग्रेस पार्टी के रामचंद्र पौडेल ने नेपाल के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। 2008 में नेपाल के गणतंत्र बनने के बाद वह देश के तीसरे राष्ट्रपति बने। इन्होंने विद्या देवी भंडारी का स्थान लिया। 9 मार्च 2023 को संपन्न हुए चुनाव में इन्हें कुल वैध मतों का लगभग 65.5% मिला। 17 मार्च 2023 को जनता समाजवादी पार्टी JSP के नेता राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के उपराष्ट्रपति चुने गए। राम सहाय प्रसाद यादव, तो यादव जी हैं, राम सहाय यादव जी। और हमारे जो नेपाल के प्रेसिडेंट है वो रामचंद्र पौडेल है, दोनों के नाम पर राम है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। वियतनाम राष्ट्रपति चुनाव 2023 की बात कर लेते हैं। 2 मार्च 2023 को वियतनाम में राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में वो वैन थुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए। इन्होंने गुमेन जुआन फुक का स्थान लिया है। शी जिनपिंग पुनः चीन के राष्ट्रपति बने हैं। मार्च 2023 में शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने। शी जिनपिंग माओ जेडांग के बाद चीन में सबसे ज़्यादा ताकतवर राष्ट्रपति हैं। शी जिनपिंग का यह कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। बात करते हैं नाइजीरिया राष्ट्रपति चुनाव 2023 की। 25 फरवरी 2023 को नाइजीरिया में राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव हुआ। इस चुनाव में बोला अहमद अदेकुनले टिनुबू, तो ये जो टिनुबू हैं 36.6% मतों के साथ विजयी रहे। 29 मई 2023 को टिनुबू राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान में मोहम्मद बुहारी नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। तो टिनुबू 29 मई को पदभार ग्रहण करेंगे। इक्वेटोरियल गिनी प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। तो 1 फरवरी 2023 को मैनुएला रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री हुए। ये कौन है? मैनुएला रोका बोटे, तो ये नियुक्त हुई हैं, ये महिला हैं। मैनुएला रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश राष्ट्रपति चुनाव 2023 फरवरी 2023 में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ये बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति होंगे। निवर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल हमीद का कार्यकाल 23 अप्रैल 2023 को समाप्त होने के उपरांत मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ये राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेंगे। साइप्रस राष्ट्रपति चुनाव 2023 फरवरी 2023 में साइप्रस में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स 51.97% मतों के साथ साइप्रस के नए राष्ट्रपति चुने गए, तो निकोस चुने गए। फिर इन्होंने निकोस एनास्तासियादस
सियादेस, एनास्तासियादेस का स्थान लिया। तो दोनों के नाम पर निकोस है। तो ये क्रिस्टोडोलाइड्स हैं जो अभी निर्वाचित हुए हैं और जिनका स्थान लिया है इन्होंने। तो निकोस एनास्तासियादेस का इन्होंने स्थान लिया है। चेक गणराज्य राष्ट्रपति चुनाव 2023 की बात कर लेते हैं। 28 जनवरी 2023 को चेक गणराज्य के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। इस चुनाव में नाटो सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष पेट्रा पावेल विजयी रहे। तो पेट्रा पावेल जो पूर्व नाटो जो सैन्य समिति के अध्यक्ष थे, तो वो राष्ट्रपति बन गए कहाँ के? चेक रिपब्लिक के 2023 में। पेट्रा पावेल ने 9 मार्च 2023 को राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लिया है। इन्होंने मिलोस जेमेन का स्थान लिया है, मिलोस जेमेन का। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 25 जनवरी 2023 को क्रिस हिपकिंस, तो ये क्रिस बने हैं हिपकिंस, ने न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। विदित हो कि क्रिस हिपकिंस ने यह पद तत्कालीन प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन के त्यागपत्र के बाद ग्रहण किया है। ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री चुनाव अक्टूबर 2023 में घोषित है। तो 2023 में चुनाव फिर से होंगे। नेपाल के नए प्रधानमंत्री 26 दिसंबर 2022 को पुष्पकमल दहल प्रचंड ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इस पद पर इन्होंने शेर बहादुर देउबा का स्थान लिया। इन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने शपथ दिलाई। पुष्पकमल दहल प्रचंड CPN माओवादी दल के नेता एवं अध्यक्ष हैं। इससे पूर्व वह वर्ष 2008 से 2009 तक, 2016 से 2017 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आयरलैंड प्रधानमंत्री चुनाव 2022। 17 दिसंबर 2022 को आयरलैंड की संसद के निचले सदन ने लियो वरडकर को प्रधानमंत्री चुना है। यह लियो वरडकर का प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरा कार्यकाल है। इससे पूर्व वह 2017 से 2020 तक आयरलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और ये ध्यातव्य कि लियो वरडकर भारतीय मूल के हैं, ये महाराष्ट्र के हैं और ये समलैंगिक हैं। दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछा जाता है तो ये भी बता सकते हैं आप, क्योंकि पूछा जा चुका है कई बार। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? 7 दिसंबर 2022 को डीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। इससे पूर्व वह देश की फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत थीं। इस पद पर इन्होंने पेड्रो कैस्टिलो का स्थान लिया। फिजी आम चुनाव 2022। दिसंबर 2022 में फिजी में संसदीय आम चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव के बाद पीपल्स अलायंस PA पार्टी के नेता सितिवेनी राबुका ने 24 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। इस पद पर उन्होंने फ्रैंक बैनिमारामा का स्थान लिया है। तो नाम याद रखिए, कौन है ये? सितिवेनी राबुका। ये है पीपल अलायंस की, फिजी की। फिजी बेसिकली एक तरीके से यहाँ पर भोजपुरी इंडियंस रहते हैं, लैंग्वेज यहाँ की भोजपुरी है। तो ज़्यादातर इंडियंस रहते हैं, तो नाम भी आपको इंडियंस जैसे मिलेंगे। सितिवेनी राबुका, तो क्रिश्चियन, और बैनिमारामा, ये ऐसे ही नाम है। थोड़े फ्रैंक अलग है, थोड़ा इंग्लिश नाम हो जाता है, लेकिन बैनिमारामा थोड़ा हिंदी नाम हो जाता है। तो ये याद रखिएगा कि भारत के बहुत क्लोज है फिजी, हिंदी बोली जाती है यहाँ पर। मलेशिया आम चुनाव 2022। 24 नवंबर 2022 को अनवर इब्राहिम ने मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस पद पर इन्होंने इस्माइल साबरी याकूब का स्थान लिया। 19 नवंबर 2022 को मलेशिया में आम चुनाव संपन्न हुए थे। इस चुनाव में पकातन हरापन गठबंधन ने 222 सदस्य वाले संसद में कुल 82 सीटों पर जीत दर्ज की है। यद्यपि सरकार बनाने के लिए आवश्यक 112 सीटों के लिए UMNO गठबंधन के पकातन हरापन गठबंधन का साथ दिया। इसके बाद बात करते हैं स्लोवेनिया राष्ट्रपति चुनाव 2022 की। 13 नवंबर 2022 को नताशा पर्कमुसर स्लोवेनिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई। इन्होंने 23 दिसंबर 2022 को पदभार ग्रहण किया। इस पद पर इन्होंने बोस्त पहोर का स्थान लिया। डेनमार्क आम चुनाव 2022। 1 नवंबर 2022 को डेनमार्क में आम चुनाव 2022 में संपन्न हुए। इस चुनाव में सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी विजयी रही। सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी के नेता मैटे फ्रेडरिक्सेन ने 15 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। यह इनका प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरा कार्यकाल है। इसके पूर्व वह वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री बनी थी। तो कौन है ये? मैटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क की दूसरी महिला और सबसे युवा महिला प्रधानमंत्री हैं। इजरायली विधायी चुनाव 2022। 1 नवंबर 2022 को इजरायल में 120 सदस्य वाले नेसेट विधायिका हेतु
चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को सर्वाधिक 32 सीटें प्राप्त हुई हैं। 29 दिसंबर 2022 को बेंजामिन नेतन्याहू, जिनका नाम बीवी है, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। इन्होंने यायर लेपिड का स्थान लिया। इससे पूर्व बेंजामिन नेतन्याहू 1996 से 1999 तक और फिर 2009 से 2021 तक इजराइल के प्रधानमंत्री पद पर रहे। ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। 25 अक्टूबर 2022 को कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। इस पद पर इन्होंने लिज ट्रस का स्थान लिया है। वह इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश व हिंदू प्रधानमंत्री हैं। ब्राज़ील आम चुनाव 2022। अक्टूबर 2022 में ब्राज़ील के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नेशनल कांग्रेस आदि के लिए चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा, इनका पूरा नाम देख लीजिएगा लुला डी सिल्वा का, लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति चुने गए, निर्वाचित हुए। 1 जनवरी 2023 से पदभार ग्रहण किया। इस पद पर उन्होंने जायर बोल्सोनारो का स्थान लिया। ध्यातव्य कि इससे पूर्व वह 2003 से 2010 तक भी ब्राज़ील के राष्ट्रपति रह चुके हैं। कोलंबिया राष्ट्रपति चुनाव 2022। 7 अगस्त 2022 को गुस्ताव पेट्रो ने राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह कोलंबिया के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वामपंथी लेफ्टिस्ट नेता हैं। इन्होंने इवान डुक्यू का स्थान लिया। 19 जून 2022 को गुस्ताव पेट्रो ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की। चलिए चर्चा को यहाँ भी समाप्त करते हैं। धन्यवाद।